हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले बर्गडन बाय स्प्रिंग फोर्स। हेडिंग बना लेते हैं पहले हम। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। स्प्रिंग फोर्स कितना काम किया उसके बारे में बात करें। जैसे कि मान लो पहले कि एक स्प्रिंग है और ये जो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मान कितना है के। तो बात पहले से पता है, हम लोग जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर डायमेंशन पढ़ते हैं उसमें सब बात का पता चल जाता है। के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये स्प्रिंग अभी मान लें कि अपने नेचुरल लेंथ में, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है वो भी अपने नेचुरल लेंथ में। अब कोई क्या किया कि स्प्रिंग को थोड़ा सा इलांगेट किया। मान लिया जाए किसी ने इस स्प्रिंग को अपने नीचे नेचुरल लेंथ से कितना इलांगेट किया, x1। कितना इलांगेट किया, x1 इलांगेट कर लिया ये। तो ये x1 इलांगेट कर लिया और हम चाहते हैं कि इसको अपने नेचुरल लेंथ से कितना इलांगेट कर दें, x2। इसका नेचुरल लेंथ के सामने, इस सामने इसका नेचुरल लेंथ है और हम चाहते हैं कि इस स्प्रिंग को कहां तक ले जाया जाए, x2 तक। कोई एक आदमी है जो स्प्रिंग को x1 खींच के रोके हुए है, ऐसा समझो कि कोई एक आदमी जो स्प्रिंग को x1 खींच करके रोके हुए, अब हमको दे रहा है कि अब तुम खींचो। तो मान लिया हम पकड़ लिए यहाँ के बाद और हम उसको खींच के कहां तक ले आए, x2 तक। कहां से, नेचुरल लेंथ से। याद कहां से, नेचुरल लेंथ से x1 तक कोई खींच लिया था पहले और हम उसको x1 से कहां तक लेके गए, x2 तक। हमने x2 नहीं खींचा, हमने खींचा x2 माइनस x। हमने x2 नहीं खींचा, हमने कितना खींचा, x2 माइनस x1। लेकिन इस स्प्रिंग के पढ़ाई में इस बात का ज्यादा मायने है कि जो स्प्रिंग खींचा हुआ है उसकी लंबाई नेचुरल लेंथ के हिसाब से कितना ज्यादा है। इस बात का कम मायने है कि आप कितना स्प्रिंग को खींचते हैं। आप स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से कहां तक ले जाते हैं, ऐसा सोचो। ये आदमी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से कहां ले गया था, x1 तक। हम इसे कर दिए कहां तक, x2 तक। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान यहां से यहां तक जाने में मान लो कि हमने कितना काम किया जो खींच रहा है। ऐसे तो हमने कितना काम किया उसका हेडिंग हम नहीं दिलाए हैं, हम हेडिंग दिलाए हैं बर्गडन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग ने कितना काम किया, स्प्रिंग फोर्स ने कितना काम किया। हम भी निकाल सकते हैं कि हमने कितना काम किया। तो आपको यह मान के चलना होगा कि कोई एक आदमी है जो स्प्रिंग को धीरे धीरे कहां तक खींचा, x1 तक, वो खींच लिया। अब मान लो उसके बाद हम बल लगाना शुरू किए यहां से और हम धीरे धीरे हम कहां लेकर चले गए, x2 तक। तो बताओ उस दौरान हमने कितना काम किया। लेकिन हम कितना काम किए से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि स्प्रिंग ने कितना काम किया। तो हम ही समझाते हैं कि देखो इस समय कोई भी आदमी जो इस स्प्रिंग को खींच के रखा हुआ होगा वह बाहर की तरफ कितना बल लगा रहा होगा, बोले kx1। ये तो फॉर्मूला है बराबर kx, F बराबर kx स्प्रिंग का फॉर्मूला है। तो अभी ये आदमी कितना बल लगा के रखा होगा, kx1। तो हम समझ सकते हैं कि इस समय स्प्रिंग भी अंदर की ओर कितना बल लगा रहा होगा, kx1। kx1 हम इस फोर्स के द्वारा बर्डन निकालेंगे। ऐसे तो आपको पता होगा जब हम पढ़े थे स्प्रिंग के बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो बताए थे कि एक बल यहां भी लगता है kx1 किसके द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा। हाँ, जब हम यहां पर बल लगाते हैं kx1 लगाए हुए तो इसका मतलब स्प्रिंग चाहता हो कि दोनों तरफ से कितना लगाएं, kx1। ऐसे बता देते। उसी तरह से आप सोचिए कि जब हम x2 तक इसको लेके आए होंगे तो अब कितना बल लग रहा होगा उस समय, kx2। कितना बल लग रहा होगा इस समय, kx2। तो जो भी आदमी बाहर की तरफ खींच रहा है, चाहे हम ही खींच रहे हैं, तो हम बाहर बल ला के रखे होंगे kx2। ठीक इस समय स्प्रिंग भी अंदर की ओर बल लगा रहा होगा kx2 और यहां भी बल लग रहा होगा kx2 स्प्रिंग के द्वारा, kx2। लेकिन ये बात हम आपको बता दें कि इस स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कोई बर्डन नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट में कोई मूवमेंट, इस पॉइंट में मूवमेंट है। ये जो पॉइंट है जिस पर फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो रहा है, चल रहा है।
ये थोड़ी ना चल रहा है पॉइंट, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, फोर्स तो वहीं ना लग रहा होगा जहां दीवार और स्प्रिंग ज्वाइंट होंगे। तो जिस पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है पॉइंट पर मूवमेंट है, इसका मतलब इस फोर्स के द्वारा कोई बर्डन नहीं हो रहा है। जो हो रहा है जो इस फोर्स के द्वारा बर्डन हो रहा है, इसके द्वारा kx और यहाँ पर kx2 के द्वारा। लेकिन हम ही देख रहे हैं तो हम दोनों निकाल के दिखाएं कि हम कितना काम किए और स्प्रिंग कितना काम किए जब स्प्रिंग को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाया जा रहा था। तो हम ही बताएंगे कि जैसे देखो, जैसे जैसे इस स्प्रिंग को और इलोंगेट करता जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे, तो नेचुरल लेंथ इसकी लंबाई और बढ़ती जाएगी। तो लंबाई बढ़ता जाएगा नेचुरल लेंथ के बाद, और फोर्स का मान भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज होने वाला। तो पिछले ही क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन करके दिखाए, F बराबर 3x² और F बराबर 3t², जिसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बदल रहा था लेकिन डायरेक्शन क्या था, वही था। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, बोले ऐसे केस में जो हम लोग पीछे रिपीट करें तो वही बात को रिपीट करेंगे कि मान लीजिए कभी तो ये स्प्रिंग ऐसा रहा होगा कि अपने नेचुरल लेंथ से कितना खिंचाया होगा, x। इस x1 से x2 तक ले जाने के प्रोसेस में कभी तो x रहा होगा, और जिस समय x रहा होगा उस समय हम कितना फोर्स लगाते होंगे कि x और उस समय स्प्रिंग के अंदर कितना लगाता होगा kx। फोर्स बाय स्प्रिंग बराबर कितना है kx। अब तुम यह बात मान के चलो कि ये जो फोर्स लग रहा है kx अंदर की तरफ स्प्रिंग के द्वारा और बाहर की तरफ आदमी के द्वारा कोई भी जो फोर्स लगा रहा है, कि kx थोड़ा देर के लिए क्या मानो, कांस्टेंट। ये जो kx है थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट मानो। बोले कितना देर के लिए कांस्टेंट मानो, बोले एकदम इतना कम समय के लिए कांस्टेंट मानो जितना देर में ये स्प्रिंग हल्का सा और इलोंगेट किया हो। कितना सा, एकदम हल्का सा और इलोंगेट किया होगा, कितना, और dx। कितना, dx। जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं हम और लगा रहा है स्प्रिंग, वो पॉइंट थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ, dx। dx इतना कम है कि उतना देर में माना जा सकता है कि इस kx के मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंजिंग नहीं आया और इस kx के मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंजिंग। तो आप समझ सकते हैं कि इस पोजीशन से स्प्रिंग को इस पोजीशन में लाने के दौरान हम काम करते होंगे kx dx cos 0 डिग्री का kx dx cos 0 डिग्री। सही कि नहीं? इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में और हमने कितना काम किया, kx dx cos 0 डिग्री। और ये खूब बड़ा काम भी नहीं किया हम लोग, स्मॉल बर्डन है कि नहीं। और इसी में स्प्रिंग ने कितना बर्डन किया होगा, स्प्रिंग ने बोले kx dx cos x of 80 डिग्री। हम कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक लाने के दौरान हमने कितना काम किया, बोले kx dx cos 0 डिग्री, और स्प्रिंग का kx dx cos x of 80 डिग्री। ये तो सिर्फ यहां से यहां तक का ना बर्डन निकला, हमें निकालना x1 से, इसलिए पूरा हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा बर्डन निकल जाएगा। तो हम कितना काम करेंगे, kx dx का इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक, और स्प्रिंग कितना काम करेगा kx dx माइनस में और इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक। इस तरह से इसका आंसर आएगा kx² 2 x1 से लेकर के x2 तक बराबर हाफ इफ k x2² माइनस हाफ k x1²। और इधर से सोचो तो आंसर आएगा माइनस k x² 2 x1 से लेकर के x2 तक बराबर माइनस हाफ k x2² माइनस हाफ k x1²। देखा जाए तो ये जो पार्ट है सेम ही है, हाफ के x2² माइनस हाफ के x1²। यहाँ भी हाफ के x2² माइनस हाफ के x1², लेकिन हमारा प्लस और स्प्रिंग का माइनस है और हमारा फोकस ज्यादा इस पर होगा बर्डन वाली स्प्रिंग पर। हम क्या काम कर उस पर ज्यादा कोई फोकस नहीं है। आप ऐसा सोचो कि स्प्रिंग को कोई धीरे 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 एकदम खींच रहा है, एकदम धीरे 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 खींच रहा है। x1 से कहां ले आया, x2 तक खींचते खींचते उस दौरान जो खींच रहा है उसने इतना काम किया होगा और स्प्रिंग ने काम किया होगा माइनस हाफ के x2² माइनस हाफ के x2² माइनस हाफ के x1²। हम बोलें कि फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा खाली बात समझें। नोट, मान लो कि x1 इज इक्वल टू
0। x1 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या समझ में आया कि अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, समझ में आया? x1 इज इक्वल टू 0, अभी नहीं खींचा है x1 का, अभी था ना कुछ खींचा हुआ, बोले नहीं x1 इज इक्वल टू 0, मैंने स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है। और x2 इज इक्वल टू x, मतलब अब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कितना खिंचाया हुआ है x, सही कि नहीं? x1 बराबर 0, मतलब स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है। x2 बराबर x, मतलब कि स्प्रिंग कितना खिंचाया x खींचे। तो बताओ इस प्रोसेस में अगर हम अपना बर्डन निकालें कि हमने कितना काम किया, तो आएगा आंसर हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ के 0 स्क्वायर, तो सिंपल लोगी को हाफ के एक्स स्क्वायर, और बर्डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस x2 की जगह x, x1 की जगह 0, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। हम तो बोलते इतना ही ध्यान रखो कि जब किसी स्प्रिंग को आप नेचुरल लेंथ से कितना खींचते हैं x, तो जो खींचने वाला है, जो स्प्रिंग को धीरे धीरे खींच रहा है x डिस्टेंस तक नेचुरल लेंथ से, वो काम कर रहा होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और उस वक्त स्प्रिंग काम कर रहा होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, सही कि नहीं? जो भी खींचने वाला वो काम कितना कर रहा होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, जो धीरे धीरे स्प्रिंग को क्या कर रहा है खींच रहा है, और स्प्रिंग कितना काम करता हो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसा जो है सिर्फ इलोंगेशन में नहीं होता, ये तो इलोंगेशन है ना, ये क्या है इलोंगेशन, सही कि नहीं? इन केस ऑफ कंप्रेशन, यदि हम ये भी बोले कि एक स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है और किसी ने स्प्रिंग को x कंप्रेस कर दिया है, नेचुरल लेंथ से कितना दबा दिया x दबा दिया, तो इस प्रोसेस में हम यही बात बोलेंगे कि एक्सटर्नल ने कितना काम किया प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्प्रिंग ने कितना काम किया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, सही कह रहे? ये हुआ कंप्रेशन। क्या हुआ ये कंप्रेशन। तो इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों में सेम कहानी आई। बोले ऐसे कहा है, देखो जिस समय हम इलोंगेट कर रहे हैं उस समय हम क्या देखते हैं कि हम जिधर फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग का भी पॉइंट उधर ही चल रहा है, लेकिन स्प्रिंग तो फोर्स उल्टा लगा रहा है, इसलिए इसका होता है cos 180, हमारा cos 0। अब तुम सोचो जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे तो फिर तो पॉइंट उधर ही ना जाएगा जिधर हम फोर्स लगा रहे थे, फिर तो हमारा cos 0 डिग्री लिखाएगा और स्प्रिंग का लिखाएगा cos 180, क्योंकि जब हम कंप्रेस करेंगे तो फिर स्प्रिंग तो बाहर फोर्स लगाएगा और पॉइंट जाएगा अंदर, तो उसका लिखा है cos 180। तो बस इतना याद कर लो कि जब किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से, याद करना बहुत जरूरी, कहां से नेचुरल लेंथ से, कि जब किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से x इलोंगेट करते हैं या x कंप्रेस करते हैं, उस दौरान स्प्रिंग कितना काम करता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो जो आदमी जो इलोंगेट और कंप्रेस कर रहा है स्लोली वो कितना काम करेगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि एक एक्सटर्नल वाले वर्क पर ध्यान मत दो, इस पर फोकस करो, स्प्रिंग कितना काम किया है इस पर फोकस करो। तो बस इतना ही समझ लो कि जब किसी स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं नेचुरल लेंथ से x खींच रहे हैं, माने इलोंगेट कर रहे हैं, या तो x कंप्रेस कर रहे हैं, स्प्रिंग के द्वारा बर्डन बराबर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और हमारा पूछेगा तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, सही कि नहीं? एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए किसी ने स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से 3 खींचा, कितना खींचा 3 यूनिट बोलते हैं, 3 यूनिट खींचा, 3 मीटर बोले थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, 3 यूनिट खींचा। तो किसी ने स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से कितना खींचा 3 यूनिट, तो कितना काम किया होगा हाफ के 3 स्क्वायर। हाफ के, अगर कोई स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से कितना खींचा 3 यूनिट, तो कितना काम किया होगा हाफ के 3 स्क्वायर। और अब वो दे दिया 3 यूनिट खींच किसी दूसरे आदमी को, जब तुम खींचो, और वो खींचते खींचते स्प्रिंग को इतना खींच दिया कि अब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से चला गया है मान लो कि 5 पर। कहां चला गया 5 पर। पहले का आदमी कितना खींचा 3 यूनिट, तो आदमी कितना काम किया हाफ के 3 स्क्वायर। अब कोई दूसरा आदमी उस 3 के बाद कितना और खींचा 2 और, तो कितना तक ले गया 5 तक। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो आदमी इसको 2 और खींचा, अभी नेचुरल लेंथ से 3 पर था स्प्रिंग, अब चला गया नेचुरल लेंथ से 5 पर, तो जो आदमी 2 खींचा उसने कितना काम, तो इन्हें बोल देंगे कि हाफ के 2 स्क्वायर। ये गलत हो जाएगा हाफ के 2 स्क्वायर। हाफ के 2 स्क्वायर तब बोला जाता जब वो आदमी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से 2 खींचता,
ये तो 3 पहले से खींचा हुआ था, उसके बाद 2 और खींच रहा है, तो इसका आंसर हाफ के 2 स्क्वायर नहीं होगा। इसका आंसर ऐसे निकाला जाएगा कि मैंने टोटल कितना खींचा गया 5, तो अगर हम अकेले इसको पूरा खींचते 5 तो हम कितना काम करते हाफ के 5 स्क्वायर, लेकिन उसमें से एक आदमी नेचुरल लेंथ से 3 पहले खींच के रखा हुआ था, उसने कितना काम किया होगा हाफ के 3 स्क्वायर, मतलब बीच में हमने काम किया हाफ के 5 स्क्वायर माइनस हाफ के 3 स्क्वायर। सही कि नहीं? यही बात हम लिखे हैं। x1 पहले खींचा हुआ था, आप ले गए x2 तक, तो x2 तक अगर आप लगातार खींचते तो आप काम करते हैं हाफ के x2 स्क्वायर, लेकिन एक आदमी पहले कितना खींच रखा था x1, तो काम कर होगा हाफ के x1 स्क्वायर, इसका मतलब बीच में हमने कितना काम किया हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। जनरली दिक्कत होता है बच्चा को क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो समझता है कि 3 खींचा हो और उसके बाद हम कितना खींचे 2, तो बराबर हाफ के 2 स्क्वायर, हमारा दिया बराबर हाफ के 2 स्क्वायर, ऐसे नहीं हाफ के 5 स्क्वायर माइनस हाफ के 3 स्क्वायर। समझ कि नहीं? तो ये कहानी कि किसी स्प्रिंग को हम उसके नेचुरल लेंथ से x खींचते हैं, चाहे x दबाते हैं, तो हम कितना काम करते हैं प्लस हाफ के x स्क्वायर, और स्प्रिंग काम करता है माइनस हाफ के x स्क्वायर। इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। चलो देखो यहाँ, तो हम ये बात समझ लिए कि जब किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से क्या करते हैं इलोंगेट करते हैं कि नहीं, जब किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से इलोंगेट करते हैं x, या कंप्रेस कर देते हैं x, है कि नहीं? नेचुरल लेंथ से इलोंगेट करें x, चाहे कंप्रेस करें x, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आने में या इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आने में स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन माइनस हाफ के x स्क्वायर है। और आप अगर यह जानना चाहते हैं कि जो भी आदमी स्प्रिंग को इलोंगेट या कंप्रेस किया है स्लोली वो कितना काम करेगा प्लस हाफ के x। ज्यादा फोकस तो इसी पर रहेगा हम लोग का। जिसका उल्टा सोच कि अगर कोई स्प्रिंग अपने इलोंगेशन से आना चाहता है नेचुरल लेंथ, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में जाना है, मैंने स्प्रिंग पहले से क्या है इलोंगेट है, समझो कि स्प्रिंग पहले से इलोंग, और इसको हम धीरे 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 इन्फिनिटली स्लोली छोड़ते जा रहे हैं, और कहां जा रहा है अंदर की ओर। तो इस समय तो स्प्रिंग अंदर ही बल लगाता हो नहीं, और जा भी रहा है पॉइंट अंदर, तो इसका होगा cos 0 डिग्री। और अगर स्लोली लेके जाना है तो हम कहां फोर्स लगाते हैं बाहर। जब कोई खींचा हुआ स्प्रिंग को स्लोली अपने पोजीशन पर लेके जाना है तुमको, तो फोर्स बाहर लाता रहना पड़ेगा ना, क्योंकि जहां छोड़े तो फिर तेज चला जाए, और फिर हम छोड़ दें तो फिर हमको काम किया ही नहीं। जब स्प्रिंग को खींचा हुआ छोड़ दिया, फिर हम कहां पर काम किए, तो सिर्फ स्प्रिंग ही काम किया। लेकिन अगर इन्फिनिटली स्लोली एकदम धीरे 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 छोड़ दिए स्प्रिंग को ऐसे, तो उस दौरान आप समझते हो कि हम फोर्स कहां लगा रहे थे बाहर। आप किसी वस्तु को धीरे धीरे अगर नीचे रखना चाहते हैं इन्फिनिटली स्लोली, मान लो कुआं में एक बाल्टी को छोड़ना है धीरे धीरे, तो आपको बल कहां रखना पड़ता होगा ऊपर, है कि नहीं? ऊपर की तरफ फोर्स लगा के रखना पड़ता होगा ताकि ज्यादा स्पीड से नीचे चला नहीं जाए, है कि नहीं? इसलिए स्प्रिंग जब अंदर की तरफ जाता होगा और हम उसको धीरे धीरे अपने नेचुरल लेंथ में ले जाना चाहते होंगे, तो हम फोर्स कहां लाते होंगे पीछे, और स्प्रिंग उधर की अंदर की ओर, तो अंदर जा रहा है, अंदर स्प्रिंग फोर्स होता है, तो उसका लिखा गया 0 डिग्री, हमारा 100 उल्टा हो जाएगा सब कुछ। तो इस प्रोसेस में हम कितना काम करेंगे माइनस हाफ के, और स्प्रिंग कितना काम करेगा, हम काम करेंगे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्प्रिंग काम करेगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। हमारा फोकस इस पर रहेगा स्प्रिंग कितना काम किया। अपना वाला काम के बारे में जब भी फोकस करना होगा नहीं, तो आपको ये बात मेंशन करना होगा कि इन्फिनिटली स्लोली काम हो रहा है, इन्फिनिटली स्लोली आप एकदम पकड़ के धीरे धीरे स्प्रिंग को छोड़ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि खींचल है ये था छोड़ दो, फिर हमने कोई काम जो किया, जो फिर तो स्प्रिंग खाली किया, क्योंकि हमसे कोई कांटेक्ट स्प्रिंग का रहा ही नहीं, यह है कि नहीं? चलिए मेन पॉइंट है जिस पर हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, उसमें भी स्प्रिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे। एक दो पॉइंट और है, जैसे कभी कभी एसएचएम पढ़ेंगे तो काम आएगा कि 2-3 स्प्रिंग एक साथ कनेक्ट रहेंगे, कभी स्प्रिंग सीरीज में रहेगा, कभी स्प्रिंग पैरेलल में रहेगा,
तो उसका एक फॉर्मूला होता है, 2-3 स्प्रिंग अगर लगातार सीरीज में है चाहे पैरेलल में, फॉर्मूला क्या हम इसको थोड़ा करके दिखाई देते हैं। जैसे ऐसा सोचो कि मान लिया जाए कि हम करा रहे हैं सीरीज वाला, सोचो कि मान लिया जाए कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग, फिर दूसरा स्प्रिंग और फिर तीसरा स्प्रिंग। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K3। सभी स्प्रिंग अपने भी नेचुरल लेंथ में, और स्प्रिंग में कोई मास नहीं है। हम लोग आइडियल स्प्रिंग के बारे में ही पढ़ते हैं, इसमें कोई मास है नहीं जो कि अपने मास के चलते भी इलोंगेट हो गया होगा, न इसमें मास है न मास के चलते कोई इलोंगेशन। अब कोई इस पर फोर्स लगाया, तो जैसे ही कोई फोर्स इस पर लगाएगा तो हर एक स्प्रिंग थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इलोंगेट होगा। भाई कुछ ना कुछ इलोंगेट होना है सबको, तो मान लो कि थोड़ा थोड़ा सा इलोंगेट हुआ, जैसे कितना फोर्स लगाया गया, F। अब चूंकि हम जब इस पर बोल रहे हैं कि F फोर्स लगाया गया, तो इसका मतलब ये समझना है कि तीनों स्प्रिंग पर F फोर्स लगा। हम F फोर्स यहां लगा, फिर इस पर F नहीं लगा, इस पर लगा, इस पर लगा, इस पर, तीनों पर F लगा। अगर स्प्रिंग में मास होता तब कहते कि इस पर F लगा, इस पर लगा F प्लस इस स्प्रिंग का मास, इस पर लगेगा F, आई दोनों स्प्रिंग का यहाँ मास लगेगा। लेकिन हम तो आइडियल स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं जो मासलेस होता है, तो स्प्रिंग में तो मास है नहीं, तो यहाँ पर F तो शब्द कितना लगा होगा, F। अब बताओ, F फोर्स लगा, स्प्रिंग कांस्टेंट है K3, F फोर्स लगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, F फोर्स लगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मान लो कि X1 फैला, कितना फैला, यहाँ लिखाएगा F1 बराबर K1 X1। अगर ये X2 फैला होगा तो लिखाएगा F बराबर F1 में F बराबर K2 X2, और यहाँ लिखाएगा F बराबर K3 X3। कितना फैला है, X3। तो हमने देखा कि तीन स्प्रिंग जब सीरीज में लगा हुआ था और हमने जो उस पर F फोर्स लगाया, तो तीनों ने मिल करके टोटल इलोंगेशन कितना दिया, टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, X1 प्लस X2 प्लस X3, है कि नहीं। F फोर्स अगर हम सिर्फ एक स्प्रिंग पर लगाते तो इतना इलोंगेशन नहीं देता, सिर्फ 2 पर लगाते तो इतना इलोंगेशन नहीं देता, सिर्फ 3 पर लगाते मैंने प्लस सिंगल एकदम तो इतना इलोंगेशन, ज्यादा इलोंगेशन चाहिए था, इसलिए हमने 3 स्प्रिंग को लगा के रखा था ताकि उतना फोर्स में थोड़ा थोड़ा सब इलोंगेट होगा, तो इलोंगेशन का मान ज्यादा है। अब हमारा काम ये है कि हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा स्प्रिंग के बारे में जानकारी हासिल करें कि इस पर अगर हम F फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाएं, F फोर्स, कि खुद ही इतना फैल जाए कि इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए, X1 प्लस X2 प्लस X3 के बराबर। माने जितना इलोंगेशन तीनों स्प्रिंग मिल के दे रहा है उतना ही अकेले दे रहा है। तो बताओ K का मान क्या है, K का मान क्या है, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे 10 क्लास में पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि 4 रेजिस्टेंस को हटवाओ, उसके बदले में कोई एक रेजिस्टेंस लगाओ और सेम काम करना चाहिए। तो 3 स्प्रिंग को हम सीरीज में लगाए थे, तीनों ने मिलकर इतना इलोंगेशन दिया। हम चाहते कि तीनों स्प्रिंग के बदले में कोई ऐसा स्प्रिंग लगाया जाए जो कि उसके बराबर का काम कर दे। अगर ये स्प्रिंग X फैला है और इसका K का मान K है, जिसके मान हमें नहीं मुझे पता है, तो यहां से तो लिख सकते हैं कि F इक्वल टू KX, F इक्वल टू, और ये भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू KX, का मतलब ये हो जाएगा कि F इज इक्वल टू K, X के जगह X1 प्लस X2 प्लस X3, ये हो जाएगा F बाई K, F बाई बराबर X1 प्लस X2 प्लस X3, और यहां से X1 का मान आप ला सकते हैं F बाई K1, X2 का मान यहां से ला सकते हैं F बाई K2, X3 का मान आप यहां से ला सकते हैं F बाई K3। तो यह आ जाएगा F बाई K इज इक्वल टू F बाई K1 प्लस F बाई K2 प्लस F बाई, इस तरह से F कैंसिल होगा और इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई K इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3। सही कि नहीं। ऐसा फॉर्मूला रेसिस्टेंस में पैरेलल में होता था। 10 क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा फॉर्मूला रेसिस्टेंस में पैरेलल में होता था कि 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2, इस तरह से करते थे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है
आप इसका एक मोटा मोटी एग्जाम्पल अगर जानना चाहो तो ऐसा हम लोग को लगता है कि याद करना चाहिए बच्चे लोग को कम से कम 2 होगा, 1/k इजिकल टू 1/k1 प्लस 1/k2, तो 1/k इजिकल टू यहाँ एलसीएम k1 k2, ऊपर में k2 प्लस k1, इस तरह से k का आंसर याद कर लो, k1 इंटू k2 अब बटा k1 प्लस k, है कि नहीं। 2 स्प्रिंग अगर सीरीज में रहे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो जनरली जैसे कि मान ले जाए कोई भी क्या इसमें हम बताएं, जैसे कि मान ले जाए कोई एक स्प्रिंग है, 2 गो स्प्रिंग है, एक 12 न्यूटन पर मीटर और एक 6 न्यूटन पर मीटर, इसके आंसर कितना आएगा 12 गुने 6 और 12 जोड़ 6, 12 छक 72, 12 छक 18, 18 गुने 4 गुने 4 न्यूटन पर मीटर। मैंने दोनों को मिलाकर के आप क्या लगाइए 4 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग लगाइए, काम एक ही करेगा, सही के लिए। 12 और 6 को हटाइए, सीधे क्या लगाइए 4, सेम काम करेगा। मान लिया जाए कि आपको 3 स्प्रिंग लग गया और सब कितना का है 6 न्यूटन पर मीटर, 6 न्यूटन पर मीटर, 6 न्यूटन पर मीटर, है कि नहीं। तो आप डायरेक्ट यहां से आंसर समझ सकते हैं 6/3 सोल्व करेंगे, यही आएगा। हमने बता दिया आइडिया, अगर एक ही ढंग का सब रहे तो जाएगा उतना से क्या करो भागा दे दो, करके देखो 1/k बराबर 1/6, फिर 1/6, फिर 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, एलसीएम 6 ऊपर 3 तो 3/6 और पलटेंगे तो 6/3, है कि नहीं। मैंने 10 10 का 5 बोलेगा तो 10/5, 10 10 का 5 स्प्रिंग, इनसे बराबर 10/5, 2 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया सीरीज वाला, है कि नहीं। इसी ढंग का पैरेलल वाला भी हो जाएगा, देख लो पैरेलल वाला। जैसे कि मान लिया जाए कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग यह है और एक स्प्रिंग यह, तीनों ऊपर एकदम एक साथ बंधा हुआ है, लेकिन सबका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, k1 k2 k3, और मान लो नीचे भी एक तरह का ऐसे रड लगा हुआ है और हम इस पर क्या लगाने जा रहे हैं फोर्स। जब इस पर फोर्स लगाएं तो तीनों स्प्रिंग में क्या हुआ इलोंगेशन, और तीनों स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होना चाहिए सेम। ये सब कितना बढ़ा है x, सब बढ़ा है x, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, सब कितना बढ़ा है x, सभी स्प्रिंग x बढ़ा है। और मान लो अपने कितना फोर्स लगाया था F, तो F फोर्स तो तीनों पर लगा होगा। आपको ये जो रड है जिसमें स्प्रिंग समूह बंधा हुआ, उस पर आप फोर्स लगाएं एक साथ, F फोर्स लगाएं आप यहाँ पर F फोर्स, तो तीनों पर लगा होगा। अब तुम ही सोचो कि तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट हम अलग अलग लिखें, K1 K2 और K3, इससे तो साफ पता चलता है कि कोई स्प्रिंग हार्ड होगा, कोई स्प्रिंग लूज होगा। अगर तीनों स्प्रिंग एक ही जैसा होता तो सबका नहीं K लिखते, अलग अलग लिखने क्या है, कोई स्प्रिंग हार्ड कोई स्प्रिंग लूज होगा। अब तुम बताओ कि कोई हार्ड स्प्रिंग है कोई लूज स्प्रिंग है, आज सब फैला है बराबर, इससे तो साफ पता चलता है कि जो स्प्रिंग लूज होगा उस पर कम फोर्स लगा होगा और जो स्प्रिंग हार्ड होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगा होगा, तब इलोंगेशन सेम आएगा। इसका मतलब सब पर अलग अलग फोर्स लगा होगा। मान लो इस पर लगा F1, इस पर लगा F2, इस पर लगा F3, तो पहला स्प्रिंग के लिए हम लिखेंगे F1 = K1x, दूसरा के लिए लिखेंगे हम लोग F2 = K2x, और तीसरा के लिए लिखेंगे F3 = K3x। इलोंगेशन तीनों में सेम, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट सबका अलग अलग है, इसका मतलब स्वयं की फोर्स का मान सबका अलग अलग रहा। अब इस तीनों स्प्रिंग के बदले में, इस तीनों स्प्रिंग के हम चाहते हैं कि एक स्प्रिंग ही ऐसा लिया जाए ताकि जब इसमें हम लोग फोर्स लगाएं इसी स्प्रिंग में तो अकेले खुद कितना फैल जाए x फैल जाए, कितना बल लगाने से F बल, सही कह रहे। ये तीन स्प्रिंग मिल के था तब x फैला था, ये खुद ही हम बोले कि कैसा स्प्रिंग लो ना कि उस पर नहीं खाली बल लगा कितना फैल जाए x, तो अगर x फैला तो इसके लिए लिखाएगा ना F = kx, F = लेकिन F = हम क्या जानते हैं कि F तो 3 पार्ट में टूट चुका था, F कितने पार्ट में टूटा, ये फोर्स सेम है ना, जितना फोर्स हम यहाँ लगाए थे तीनों स्प्रिंग को मिला करके इलोंगेट करने के लिए उतना ही फोर्स यहाँ भी इलोंगेट हो रहा। हम यही तो जानना चाहते हैं कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट का मान क्या होना चाहिए ताकि जो काम तीनों मिलकर स्प्रिंग के द्वारा हुआ वो इकट्ठे करके देखें।
तो हम यहाँ तो लिखेंगे F बराबर के एक्स, F का मान होगा ना F1 प्लस F2 प्लस F3, यही तो 3 भाग में टूटा था। F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू के F1 इक्वल टू K1x, F2 इक्वल टू K2x और F3 इक्वल टू K3x बराबर Kn। x सबसे कॉमन और K का आंसर आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। जिस तरह से रेसिस्टेंस में सीरीज वाला फॉर्मूला होता है उसी तरह से स्प्रिंग में क्या होता है, पैरेलल। K बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3। अभी तो आसान है, सीधे जोड़ते जाओ, जितना भी स्प्रिंग पैरेलल में क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ, आंसर आ जाएगा। सही कि नहीं? हम मिला जुला एक दो सवाल करा देते हैं जिससे थोड़ा ये स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल वाला कहानी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लिया एक छोटा सा चीज सवाल कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक स्प्रिंग है, ये भी एक स्प्रिंग है, फिर ये एक स्प्रिंग। तो मान लो कि 6 न्यूटन पर मीटर और 3 न्यूटन पर मीटर, या फिर 12 न्यूटन पर मीटर। आई 9 न्यूटन पर। तो बताओ किसका आंसर क्या आएगा भाई? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बताओ दोनों पैरेलल में है कि नहीं? तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? 12 और 6 18 है ना? 12 और 6 18, और 18 के साथ फिर कौन है सीरीज में? 9। तो आंसर हो जाएगा 18 गुने 9 और बटा 18 प्लस 9। तो 18 गुने 9 बटा 27, 9 3 27 और 3 4 18। सही कि नहीं? इस तरह से आ जाए कितना? 6 न्यूटन पर मीटर। एक पॉइंट और सीखो लास्ट। जैसे कि मान लिया जाए कोई एक स्प्रिंग है, इसका मान लो कि लंबाई कितना है? L और स्प्रिंग कांस्टेंट है। और अब इस स्प्रिंग को हमने क्या किया है कि दो पार्ट में कट कर दिया है। दो इक्वल पार्ट में नहीं, दो अलग अलग पार्ट में कट किया, L1 और L2। एक स्प्रिंग था L लंबाई का, उसको हमने काट के दो टुकड़ा बना दिया, L1 और L2। एक स्प्रिंग ही हो गया और एक स्प्रिंग, एक L2 लंबाई का और एक L1। तो L1 लंबाई का स्प्रिंग का अलग अब स्प्रिंग कांस्टेंट होगा और L2 लंबाई के स्प्रिंग का अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो L1 लंबाई वाला स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसका आंसर होगा KL/L1। ध्यान देना ये बात। हम बस इतना समझाना चाहते हैं कि जब किसी स्प्रिंग को काट करके छोटा कर दिया जाता है तो स्प्रिंग हार्ड हो जाता है। अब कितना टाइम्स हार्ड होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे काट कर कितना टाइम्स छोटा किया गया। तो चूंकि L लंबाई का स्प्रिंग था, अब इसका लंबाई मात्र L1 है, तो सबसे पहले यह देखना होगा कि L1 लंबाई का स्प्रिंग इस L लंबाई का स्प्रिंग का कौन सा हिस्सा है। यह पता करने के लिए L में L1 से भाग देंगे। तो मान लें कि L में L1 से भाग देने पर 3 बार का इकट्ठा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3K। 3, इसका मतलब जितना टाइम्स इसका साइज आपने काट कर छोटा किया है, स्प्रिंग कांस्टेंट का मान उतना ही टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। और इसी तरह से आप फिर समझ सकते हैं कि K2 बराबर कितना होगा? KL/L2। KL/L2। देखो कि L2 जो है इस L का कौन सा हिस्सा है? अब जितना पार्ट E है कम, उतना ही गुना स्प्रिंग कांस्टेंट का मान ज्यादा हो। तो आंसर आ जाएगा KL/L2। समझ कि नहीं?
मान लो कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, कट इन एन इक्वल पार्ट, कट इन एन टुकड़ा में काटा गया, तो बताओ कि एक टुकड़ा का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? एन के। जब एक स्प्रिंग को एन बराबर बराबर टुकड़ों में काट दिया गया तो एक टुकड़ा का स्प्रिंग कांस्टेंट एन गुना बढ़ जाएगा। फिर सवाल रहेगा कि इन सभी टुकड़ों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, कितने टुकड़ों को? एन टुकड़ों को पैरेलल में से लगा दिया गया, और सबका कितना है? एन के। कितना है सबका? एन के। सही कि नहीं? तो एक टुकड़ा तो क्या होगा? एन के हो जाएगा। अब एन के कई बार? एन बार। एन टुकड़ा है ना, तो पैरेलल में क्या होगा? सब जुट जाएगा। तो एन बार एन के जुटेगा, तो कितना आएगा? एन स्क्वायर के। ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? एन स्क्वायर के। एन स्क्वायर के। किसी स्प्रिंग को पहले एन टुकड़ा में क्या कर लिया गया? कट कर लिया गया, तो हर टुकड़ा कितना हो गया आंसर? एन के। अभी एन के कई गो? एन गो है, सब क्या लगाया गया? पैरेलल। पैरेलल, तो क्या आंसर आएगा? एन स्क्वायर। इसका उल्टा भी तुम सोच सकता है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक स्प्रिंग है, ठीक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100, ठीक है, 100 है। इसको तुम बराबर बराबर पार्ट में काट लो, दो इक्वल पार्ट में, दो, तो कितना कितना आंसर आएगा? 200 200, क्योंकि आधा लग किया है ना, तब आधा टुकड़ा तो दुगना हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब तुम उल्टा सोचो कि 200 200 को क्या कर दिया गया? सीरीज में, तो 200 200 कितना आंसर सीरीज में? 100। अभी ने बताया था कि 10 10 का 5 गो, तो 10/5, 6 6 का 3 गो, 6/3, तो 200 200 का 2 गो, 200/2। सवाल है कि नहीं? इससे भी पता चल जाता कि अच्छा जब जोड़ेंगे 200 200 कितना हो गया? 100। इसका मतलब से काटेंगे कितना हो जाएगा? 200 200। लेकिन जितना टाइम काट के छोटा करो उतना गुना स्प्रिंग कांस्टेंट का मान बढ़ जाए। तो ये स्प्रिंग से रिलेटेड ऐसा पार्ट था, खत्म हो गया स्प्रिंग वाले।